और यूडी टैक्स भी कम करने की मांग की। किसानों को खाद, बिजली और बीज समय पर उपलब्ध हो, ऐसी उम्मीदें की गई हैं। इसी पर देखिए एनडीटीवी के ग्राउंड रिपोर्ट। राजस्थान की बजरंग सरकार अपना पूर्ण पहला बजट पेश करेगी। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी 10 जुलाई को बजट पेश करेंगी। मेरे साथ में भरतपुर के लोग हैं, जान लेते हैं कि इस बजट से उन्हें क्या उम्मीद है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव गुप्ता है और मैं जिला अध्यक्ष हूँ भरतपुर जिला व्यापार महासंघ का। सर, राजस्थान की जो सरकार है, बजरंग सरकार पहला बजट पेश करने जा रही है 10 जुलाई को, क्या है आप लोगों को उम्मीद? राजस्थान की सरकार, भजनलाल सरकार जो भी है, वो आप पहला बजट पेश करने जा रही है, तो इसके लिए सबसे पहले तो उनको शुभकामनाएं भी हैं और हमारी तरफ से बधाई भी है, क्योंकि वो हमारे गृह जिले के बिल्कुल से हैं और वो मुख्यमंत्री हैं। हमें इस बात का गर्व भी है उनके ऊपर। और जहाँ तक आप बजट की बात करें तो बजट में भरतपुर को लेके बहुत लोगों की एक उम्मीदें हैं कि भाई वो गृह जिला होने के नाते से भरतपुर को कुछ ना कुछ सौगातें मिलेंगी और मिलनी भी चाहिए। तो हमारा ऐसा मानना है कि भरतपुर में जो परेशानियां हैं, या भरतपुर जिले की परेशानियों को छोड़े पूरे राजस्थान की जो परेशानियां हैं, उन पर माननीय मुख्यमंत्री गौर करेंगे और माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी भी गौर करेंगी। जैसे कि अपन एक छोटी छोटी समस्याएं पहले लें, छोटी समस्याएं तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे यूडी टैक्स की अपन बात करें तो यूडी टैक्स में जब माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री नहीं थे, तब उन्होंने भी इसका विरोध किया था कि भाई इसका जो सरलीकरण किया जाएगा और जिस तरीके से इसका ये लिया जा रहा है वो गलत तरीके से लिया जा रहा है। तो एक तो उसमें सुधार होने चाहिए जी, पहली बात। दूसरी बात, भरतपुर के विकास की अपन बात करें तो भरतपुर के विकास के लिए जब मुख्यमंत्री जी यहाँ पे पहली बार जब आए थे, उन्होंने सारे प्रबुद्ध नागरिकों की मीटिंग ली थी, उसमें मैं भी शामिल था। तो मैंने उनको एक प्रपोजल दिया था और उस बात पे वो एक्सेप्टेंस भी उनकी थी कि जो भरतपुर की नहर है, सुजान गंगा नहर है, उसको एक कॉरिडोर के तरीके से, बिहारी जी के कॉरिडोर की तरीके से डेवलपमेंट किया जाए उसका, और इसको पीपी मोड पे भी दे सकते हैं। पीपी मोड पे देंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से जल्दी डेवलपमेंट हो जाएगा और पूरे चारों तरफ इसका एक सुंदर वातावरण बनाया जाए ताकि यहाँ के जो बेरोजगार युवक हैं उनको रोजगार मिल सके। बिल्कुल। क्योंकि आज की तारीख में जो बिहारी जी हैं, जिसको कि अपन एक वास्तविक बिहारी जी कह सकते हैं कि पहले जो जिनकी स्थापना हुई वो बिहारी जी भरतपुर में है, ना कि मथुरा में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आज की तारीख में 20 से 25 हज़ार दर्शनार्थी दर्शन करने जाते हैं। जब ये कॉरिडोर का पूरा शेप ले लेगा और ये नहर एक सुंदर नहर बन जाएगी, इसमें आपका एक नावों का चलन हो जाएगा और स्टीमर्स चलेंगे और बाकी चौपाटियाँ वगैरह बन जाएंगी चारों तरफ, एक सुंदर एक वातावरण बन जाए, तो जो यहाँ का पर्यटक मैं समझता हूँ कि लाख आदमी रोज का यहाँ पर आएगा। उससे जो यहाँ का व्यापारी वर्ग है उसको भी फायदा मिलेगा, क्योंकि जब बाजार में व्यापारी वो आएंगे, दर्शक आएंगे तो कुछ खाएंगे भी, कुछ पिएंगे भी, कुछ खरीदेंगे, सारी चीज़ करेंगे, तो व्यापारी वर्ग भी उसमें छूटेगा। और जो बेरोजगार युवक हैं उनको किसी न किसी तरीके से उसमें रोजगार मिलने की संभावना है। तो एक इसमें बहुत बड़ा एक उनको कदम लेने की आवश्यकता है। एक ये, एक जो भरतपुर की समस्याएं जो चली आ रही हैं, चाहे पानी भराव की समस्या है, चाहे और कोई समस्या है, उन पर भी कुछ ना कुछ बजट उनको लगाना चाहिए। मेरे सुनने में ये आया है कि यहाँ पर 3 अभी ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं और उस तरीके से एक वो ट्रैफिक को निकालने के लिए, उससे पहले यदि इन कामों को किया जाए तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो जो चीज़ है बनाने की चीज़ें, उससे ऑलरेडी पहले ही कोविड से अभी व्यापार इतना ज़्यादा पनप नहीं पाया है, और यदि वो चीज़ें और चालू कर दी गई, वो ओवरब्रिज का कार्य शुरू कर दिया गया, तो मैं समझता हूँ 3-4 साल तक वो व्यापार जो रहा सा व्यापार है वो भी चौपट हो जाएगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा बाद में करें, लेकिन पहले जो महती आवश्यकता है व्यापार को बढ़ाने के लिए, बेरोजगारी घटाने के लिए, वो सारी चीज़ें इस तरीके के कोई ना कोई प्रोजेक्ट, एक बड़ा प्रोजेक्ट की हमें पूरी उम्मीद है भरतपुर को कि वो एक इसमें जरूर लाएंगे। मैं विपुल शर्मा, जिला प्रवक्ता हूँ व्यापार महासंघ में। अभी जो बजट आने वाला है उसमें व्यापारियों के अगर देखते हुए अगर उम्मीद करें तो ये है कि जो भी स्कीमें बनाएं वो थोड़े व्यापार हितों को रख के बनाएं। अभी जैसे एमएसएमई की इन्होंने निकाली, उससे व्यापारियों को नुकसान हुआ। देश के लेवल पे भी चाहे कितनी बड़ी बात करी जा रही हो कि 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया और 3रे नंबर की इकोनॉमी बनने जा रहा है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली हकीकत में देखें तो अगर पिछले 10 साल का एवरेज लगाएं तो व्यापारी नीचे की ओर ही जा रहा है,
मैं मध्यम वर्गीय व्यापारी की बात कर रहा हूँ। कुछ आप पूंजीपतियों के आंकड़ों को लेकर अगर आप अपनी रिपोर्टें पेश करते रहें, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो मध्यम वर्गीय व्यापारी है उसकी संख्या एक बहुत बड़ी है। और उन व्यापारियों का अगर आप हकीकत ये है कि वो व्यापारी दिन प्रतिदिन वो नीचे अपना उनका व्यापार आता चला आ रहा है। तो जो भी बजट में कुछ ऐसी नीतियां बनानी चाहिए कि जो भी मध्यम वर्गीय और एक मीडियम क्लास व्यापारी है उसके हित को ध्यान में रखते हुए अब कुछ ऐसी स्कीमें और बनानी चाहिए, कुछ उनको ऐसी सुविधाएं देनी चाहिए। आप कोई भी सुविधा आप बहुत तरीके की सुविधाएं गिना देते हैं, 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है, इस तरीके की चीज़ें गिना देते हैं, लेकिन आप कभी भी मध्यम वर्गीय व्यापारी के हित की बात नहीं करते हैं। आप कभी भी कोई फैसिलिटी ऐसी नहीं बताते हैं कि आप उनको दिया जा रहा है या कुछ इस तरीके की है, क्योंकि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला जो है वो एक व्यापारी दुकानदार है, क्योंकि हर दुकान पर एक एवरेजन 2 से 4 आदमी काम करते हैं। तो इस तरीके का अगर लगा जाए तो एक बहुत बड़ी संख्या एक रोजगार देने वाले की होती है। उसको आप फैसिलिटी के नाम पे आप कुछ नहीं देते हैं। पर यहाँ राजस्थान में हम कितने सालों से मांग करते रहे हैं कि व्यापारी को बीमा कराया जाए, व्यापारी को बीमा की कोई सुविधा नहीं देते हैं। उसके आज दुकान में आग लग जाए या कोई भी दुर्घटना हो जाए, हम किसान भी हमारे भाई हैं, लेकिन अगर वहाँ कोई घटना हो जाती है वहाँ तो आप फटाफट पहुँच जाते हैं। उनके बिटोरे में भी आग लग जाए तो सारे लोग सहायता के लिए पहुँच जाते हैं, लेकिन अगर व्यापारी के साथ कुछ ऐसा होता है तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से राजनेता वहाँ उसको संतावना देने या उसकी सहायता करने के लिए नहीं आता है। तो इस तरीके के जो हैं छोटे मध्यम वर्गीय व्यापारी, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या में हैं, और राजस्थान में अगर वैसे देखें रोजगार के कोई विशेष साधन नहीं है, वही बाजार और दुकानें ही हैं। तो इन व्यापारियों का जरूर ध्यान रखना चाहिए और इनके हित को ध्यान में रखते हुए स्कीम बनानी चाहिए। जिस तरह से राजस्थान की जो सीएम है वो उनका गृह जिला भरतपुर है और इन लोगों को काफी उम्मीद है, और भी लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? मैं हरिशंकर गोयल, पूर्व अध्यक्ष सराफा व्यापार संघ भरतपुर। सर राजस्थान सरकार अपना पहला बजट पेश करने जा रही है 10 जुलाई को। सर क्या उम्मीद है आप लोगों को? हमारी अपने मुख्यमंत्री जी से मेरी जो आशाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारे ज़िले के ही हैं और भरतपुर के लिए कुछ ऐसा कर जाएं वो कि हम उनको याद रखें जीवन भर। और मेरी सबसे पहली तो मांग ये है उनसे कि भरतपुर को एनसीआर में से बाहर निकलवाया जाए, जिससे कि यहाँ उद्योग धंधों की स्थापना हो सके, जिससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके, जिससे कि यहाँ का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। दूसरी चीज़ ये है कि यूडी टैक्स के जो अनर्गल नोटिस दिए जा रहे हैं यहाँ के नागरिकों को भयभीत किया जा रहा है, जिनके ऊपर यूडी टैक्स बनता नहीं है उनको भी नोटिस दिए जा रहे हैं। तो ऐसे कृत्यों का यहाँ हम विरोध करते हैं और मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इसका संज्ञान लें और पब्लिक को इससे राहत दिलवाएं। ये मेरा उनसे आग्रह है। मुद्दा है भरतपुर में वो एनसीआर का है। इन लोगों का कहना है कि भरतपुर को एनसीआर से बाहर निकलवाना चाहिए, जिससे यहाँ उद्योग धंधे लग सके और लोगों को रोजगार मिल सके। और भी लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर? सागर गुप्ता, भरतपुर मैरिज होम एसोसिएशन अध्यक्ष। सर एक्चुअली जो हमारे सीएम हैं उनसे सिर्फ इस बात की आशा इसीलिए नहीं है कि वो उनका गृह जिला है भरतपुर, पर आज वो एक सर्वोच्च पद पर हैं जिनसे हर एक नागरिक की आस रहेगी, खास तौर पे एक मध्यम वर्गीय व्यापारी की। क्योंकि कोई भी सरकार हो, वो जब भी कोई पॉलिसी बनाती है वो केवल 2 वर्गों का ध्यान रखा जाता है, या तो अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी या लोअर क्लास ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि सरकार का ऐसा मानना होता है ये 2 सबसे बड़ी उनकी वोट बैंक होती है। मध्यम वर्गीय के लिए कभी कोई पॉलिसी नहीं लाई जाती है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, नगरीय विकास कर, जिसको हम यूडी टैक्स कह रहे हैं। खुद 25 मई 2023 को जब कांग्रेस की सरकार थी, तब भजन लाल जी ने व्यापार महासंघ के साथ मिलकर नगर निगम में घिराव किया था और उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इसका सरलीकरण करेंगे। परंतु आज वो ही सर्वोच्च है, उनकी सरकार नहीं है, वो ही सरकार है, तो आस और बढ़ जाती है। दूसरा मुद्दा कि सन 2015 में नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा एक कोटेशन कहा गया था कि वह एक सोच रखते हैं कि 1 नेशन 1 टैक्स, जिससे हम बहुत ज्यादा प्रभावित हैं कि वाकई में ऐसा होना चाहिए। पर 1 नेशन 1 टैक्स क्या आज की तारीख में लिया जा रहा है? हम पे अप्रत्याशित करों के रूप में, चाहे वो नगरीय विकास कर हो, चाहे स्वच्छता कर हो, चाहे अर्बन सेस हो, चाहे बिजली के बिलों में जितने भी टैक्स हैं उनके
आधार पर हमसे अप्रत्याशित रूप से इतने कर लिए जा रहे हैं कि आज व्यापारी जो 100 रुपए कमा रहा है उसके 60 रुपए तो टैक्सों को देने में जा रहे हैं। क्या वो घर चलाएगा, क्या वो रोजगार उत्पन्न करेगा, क्या वो अपने अच्छी एजुकेशन के लिए अपने बच्चों को भेजेगा? पर उनसे ये कहा जाता है कि नहीं, आपको तो केवल कर उत्पादन के लिए ही आपका जन्म हुआ है। तो सर, हमारी ये मेन इच्छा है कि यूडी टैक्स का निहायत सरलीकरण किया जाए, इसको काफी बंदिशों को, डीएलसी रेट को, फॉर्मूले को चेंज किया जाए, जिसके लिए शायद मुख्यमंत्री भी राजी हैं एक हद तक। पर कितना वो कागज और चरितार्थ में आती हैं चीजें, वो इस बजट में देखने वाली होंगी, और जिससे हमें ये बहुत बड़ी आस है उनसे। विष्णुदत्त जैन है। जैन साहब, क्या उम्मीद है आपको जो बजट आने वाला है? बजट की उम्मीदें तो सबको सबसे ज़्यादा ये रहती हैं कि पहले कभी बजट आया करता था जब हम छोटे छोटे थे, तो उससे पहले शाम को पेट्रोल डीजल ये सारा भर डालते थे कि बजट में बढ़ जाएंगे, कम होने की तो गुंजाइश नहीं थी। अब जब जितना सारा बेट का टैक्स लगा हुआ है, सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे को, मैं हर बार जहाँ भी कहीं ऐसे होता है तो ये कहता हूँ कि आज भी 2-2 रुपये हटाया, लेकिन उसके बाद भी फिर भी पेट्रोल का डिफरेंस हमारे हरियाणा से है, यूपी से है। पूरा हमारा कारोबार पेट्रोलियम का ख़त्म हो चुका है। विशेषकर भरतपुर के लिए तो ये होना ही चाहिए था। और दूसरा, अब यहाँ रोजगार परक कोई ऐसी फैक्ट्रियाँ जैसे भाई साहब ने बताया कोई उपलब्ध नहीं है। हम तो ये चाहते हैं एनसीआर से निकलने के बाद यहाँ रोजगार बढ़ाए जाएं, तो कर्मचारी होंगे या अपना जो किसी तरह का कार्यक्रम अपना कर लेते हैं, तो सरकारी नौकरी तो है नहीं, और मध्यम वर्ग के लिए कोई ऐसे रिलीफ है ही नहीं। तो हम तो ये चाहते हैं कि ये मध्यम वर्ग के लिए ये पूरा राजस्थान का बजट होना चाहिए और फोकस मध्यम वर्ग के लिए होना चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है और मैं भरतपुर में पेट्रोल पंप एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष हूँ। और इसके नाते मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि भरतपुर जिले का जो पेट्रोलियम व्यापार है वो ना के बराबर रह गया है, यानी खत्म होने के कगार पर ही है। बिल्कुल। करीब करीब 20 से 25 पंप तो बंद हो चुके हैं, जिनमें करीब 200-250 जो लोग थे वो बेरोजगार हो गए, और उनका भी चला गया व्यापार। जो पंप लगा करके पैसा खर्चा करके बैठे थे, उनका भी व्यापार चला गया, और उन पे अनर्गल मतलब इतने लिमिट लेकर के कर्जे वर्जे हो गए, उनको अपनी जमीनें बेचनी पड़ रही हैं, घर गिरवी रखने पड़ रहे हैं। स्थिति बहुत दयनीय है। क्या नाम है सर? मेरा अशोक शर्मा, फोटो व्यापार एसोसिएशन अध्यक्ष। शर्मा जी, क्या उम्मीद है आपको? हमें ये उम्मीद है मुख्यमंत्री जी भरतपुर के लिए खुद ज़्यादा ध्यान दें। वो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो रही है, एक भी कंपनी नहीं है यहाँ पर, फैक्ट्री एक भी नहीं है, एक आध फैक्ट्री लाई है यहाँ पर। मतलब बेरोजगारी की ज्यादा समस्या है, बहुत ज़्यादा समस्या है। मैं कुछ चीज बताना चाहूंगा, जो कि ये एक अखबार की कटिंग है जिसमें आप क्लियर देख सकते हैं। भजन लाल जी के द्वारा ही यूडी टैक्स के समर्थन में उनका विरोध करते हुए कि जब उनकी सरकार आएगी तो वो हमारे ये समर्थन में थे कि इसमें बदलाव किया जाएगा। दूसरा बात, ये बात मैं बिल्कुल मानता हूं कि किसी भी राज्य के डेवलपमेंट के लिए राजस्व की जरूरत होती है, बट राजस्व जो कि बाहर किसी पर्टिकुलर वर्ग पे ना आए, मेरा यह मानना है कि वह बाहर सब पर थोड़ा थोड़ा आएगा, तो राजस्व भी ज्यादा कलेक्ट होगा, ना कि एक पर्टिकुलर विभाग ही उससे इफेक्ट होगा। आज 1 अप्रैल को राजस्व डीएलबी डिपार्टमेंट ने 10% डीएलसी सारी जमीनों की राजस्थान में बढ़ा दिया, और अब भी आप 15 जून का अखबार निकाल के देखिए जिसमें डीएलबी ने मांग करी है कि बहुत निकट जुलाई में ही पूरे राजस्थान में डीएलसीज की दर 30 से 40% बढ़ा दी जाए। आप ये समझ सकते हैं कि क्या यह उचित है कि जमीन इतनी कीमत नहीं है जिसका डीएलसी बढ़ना केवल ये नहीं हो जाता कि आज मैं जमीन खरीद रहा हूं तो जमीन महंगी हो जाएगी। आज आप यूडी टैक्स उससे जुड़ा हुआ है, किसी का 1 लाख का यूडी है वो अपने आप ही 140 का तो वैसे ही हो जाएगा जब 140 बढ़ता है। तो इस पर मुख्यमंत्री को विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि अगर वह यही नीति के तहत चले कि कर का बोझ हमें केवल मध्यम वर्गीय व्यापारी पर ही ज्यादा डालना है, और ऐसा आप जानते हैं कि इकोनॉमी को बड़ा वर्ग क्योंकि वो दिखता है इसलिए वो पता चलता है कि हाँ भाई जीडीपी इनका एक्चुअली जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मध्यम वर्गीय व्यापारी का ही होता है, पर वो अनऑर्गेनाइज्ड है इसलिए उनका डेटा कहीं से मिल नहीं पाता है। पर मैं आपको बता दूं, मध्यम वर्गीय व्यापारी इस समय बहुत परेशान है, करों से बहुत परेशान है,
व्यवस्थाओं से बहुत परेशान हैं, बाजार पूरी तरह पिटे हुए हैं, ऑनलाइन ने वैसे ही मार्केट पूरा नष्ट कर चुके हैं और ऊपर से ये करों की मांग अगर हम पर ज्यादा थोपी गई तो व्यापारी को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता, ये लिख कर रख लीजिए। बिल्कुल, देखिए राजस्थान सरकार अपना पहला बजट 10 जुलाई को पेश करेगी। भरतपुर के लोग हैं और राजस्थान के सीएम भी भरतपुर के हैं। अब इन लोगों को काफ़ी उम्मीद है, अब देखना होगा कि इनकी जो उम्मीद है वो कितना खरा उतर पाते हैं। एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा की रिपोर्ट। तो 10 जुलाई को जो बजट पेश होने वाला है उसकी तैयारियों में इस वक्त सरकार जुटी है। आमजन समेत सभी वर्गों से प्रदेश के बजट को लेकर सुझाव मांगे गए हैं। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो यहाँ कई समस्याओं के समाधान की उम्मीद दिखाई पड़ रही है लोगों को। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, महंगाई और रोजगार के समाधान को लेकर लोगों को वित्त मंत्री दिया कुमारी से खासी उम्मीदें हैं। एनडीटीवी ने बजट अपेक्षाओं पर चित्तौड़ के लोगों से भी बात की। राजस्थान में आगामी जुलाई के अंदर जो है बजट पेश होने वाला है। यहाँ हमारे साथ में कुछ लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो बजट है उसको लेकर उनकी क्या उम्मीदें हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर IM सेठिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट। बजट जो आ रहा है इसमें खास तौर से दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि बजट होता है आर्थिक दृष्टिकोण से राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के लिए। विकसित राजस्थान बनाना है तो रेवेन्यू चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री से, वित्त मंत्री से अपील करना चाहूँगा कि जिस प्रकार के माइनिंग रिसोर्स राजस्थान में है, जिस प्रकार पेट्रोलियम पदार्थ राजस्थान में है, इस प्राकृतिक संसाधनों के मुकाबले उनका रेवेन्यू बहुत कम हो रही है। इसलिए ऐसी कोई योजना बने कि प्राकृतिक जो संसाधन है, माइनिंग मटेरियल हो चाहे पेट्रोलियम हो, इनके माध्यम से हम इतनी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं कि टैक्स फ्री स्टेट की कल्पना के पास पहुंच सकते हैं। इसके लिए समुचित योजना बननी चाहिए। दूसरे इतने कॉर्पोरेशन है जो अनुपयोगी हो गए हैं, RFC तो बना आज तो औचित्य नहीं है। पावर सेक्टर में इतनी कंपनियां बन चुकी है, आज टाटा बिरला काम करते हैं, एक कंपनी से पूरे वर्ल्ड में काम करते हैं और पावर के सेक्टर में 4 कंपनियां बनी हुई है, संभाग स्तर पर बनी हुई है। तो संभाग स्तर पर कंपनी की आवश्यकता नहीं है, तो पावर की कंपनियां हैं, RFC है और इस प्रकार जो और अनुपयोगी बोर्ड है उन सबकी समीक्षा करके उपयोगिता नहीं है उनको तुरंत प्रभाव से जो अन्य समान उद्देश्य की संस्था बोर्ड है उसे मर्ज करके और ये आर्थिक बचत करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि बजट के लिहाज से जो है दो महत्वपूर्ण बिंदु है, इन दोनों के माध्यम से आर्थिक रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं और टैक्स फ्री स्टेट की ओर बढ़ सकते हैं। हमारे साथ और महिलाएं हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। बजट आने वाला है राजस्थान की, क्या उम्मीद रखते हैं हमसे? राजस्थान के बजट में सबसे पहले उम्मीद यह रहती है कि व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान से ऊपर उठकर मेरा देश, मेरा समाज और मेरे राष्ट्र के संरक्षण में अपना योगदान देना है। उस योगदान के लिए सरकार को पहले हर मानव को, और चूंकि मैं महिला हूं तो महिलाओं के लिए विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में कोई न कोई कदम होने चाहिए। रोजगार के ऐसे अवसर होने चाहिए कि वो केवल दिखावे के न हो, महिलाएं उसमें अपना कदम देकर प्रवेश करते हुए आगे कार्य कर सके, अपने सभी सपनों को हर व्यक्ति पूरा कर सके। और जो एक सामान्य मुद्दा रहता है कि महंगाई है, उससे ऊपर उठकर अपना जीवन स्तर अपनी सारी सुविधाओं के साथ निर्वहन करते हुए अपने रोजगार, अपने व्यवसाय, अपनी नौकरी में आगे की ओर बढ़ सके। बजट आने वाला राजस्थान का, क्या आप उम्मीद रखते हैं बजट से? बजट में जैसा कि अभी वंदना जी ने बताया कि रोटी कपड़ा मकान से उठकर कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे कि कम सैलरी में कितना मुश्किल होता है। कितनी बार खाली दिखावी वो कर देते कि नौकरी मिली, नौकरी मिली, एक साल के टारगेट देते हैं और उसके बाद नौकरी मिलती नहीं। बस साल भर टारगेट पूरा हो गया, कितने लोगों को नौकरी दी, उसके बाद उनको नौकरी नहीं दी, मतलब हटा दिया जाता है। तो ऐसा ना हो कि उनको परमानेंट नौकरी दी जाए। राजस्थान में बजट आने वाला है, आप शिक्षा विभाग से भी जुड़े रहे हैं, तो क्या उम्मीदें हैं इस बार आपको बजट? कल्याणी दीक्षित, रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन। सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँगी, जैसा कि आपने कहा कि मैं शिक्षा विभाग से जुड़ी हूँ, तो बजट में शिक्षा के लिए मैक्सिमम बजट और विशेष रूप से बालिकाओं के लिए कि नर्सरी से लेके और जब तक वो पढ़ाई करें। मैंने आज अखबार में भी पढ़ा है शायद कि फ्री एजुकेशन के लिए कर रहे हैं कि फ्री एजुकेशन हो जाएगी। वैसे बालिकाओं के लिए है, लेकिन अपर जो एजुकेशन है उसमें बहुत सारी बालिकाएं अच्छे अंक लाकर भी आगे नहीं पढ़ पाती हैं, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है या नहीं जा पाते हैं। उसके लिए मेन ये है कि शिक्षा के बजट को बढ़ाया जाए। दूसरा, महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या हुआ? महिलाएं
शक्तिशाली हो नहीं, अरे उनको आर्थिक रूप से इस तरीके से मजबूत बनाया जाए, उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। अभी जैसा कि सुनने में आया कि 50% आरक्षण दे रहे हैं महिलाओं को नौकरी में, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा विरोध भी शुरू हो गया है। 50 नहीं तो 30 से थोड़ा बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारे भाई लोगों का भी मतलब वो हो, उनका लाभ मिले, उनको उनमें आक्रोश नहीं आए, क्योंकि एकदम से 50% बढ़ा देना, उसके बाद फिर दूसरे रिजर्वेशंस भी बहुत सारे हैं, तो उससे नुकसान हो सकता है। मेन है कि शिक्षा में मैक्सिमम ध्यान दिया जाए और शिक्षा के बजट को और स्वास्थ्य के बजट को भी बढ़ाया जाए। स्वास्थ्य की दृष्टि से कई सारी योजनाएं, चिरंजीवी और योजनाएं वगैरह चली हैं, उनको बढ़ाते हुए उनकी सीमा को बढ़ाया जाए। क्या नाम है आपका? मैं सेठिया। अब बात करें बजट आने वाला राजस्थान का है, तो किस नज़रिए आपकी क्या उम्मीदें हैं आज बजट से? मैं बीइंग अ वुमेन, मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसी स्कीम्स लानी चाहिए जिससे फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े और वुमेन भी एक लो बजट के साथ अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सके। और एजुकेशन के ऊपर भी अच्छा वर्क होना चाहिए। लोग अगर गर्ल्स वुमेन अच्छा पढ़ेगी तो अपने आप से सब चीज़ें और अच्छा हो पाएंगी। बात करें गृहिणी, क्योंकि आप महिलाएं हैं तो घर की भी वो सारी जिम्मेदारियां आप पे होती है, तो उनको लेके क्या किस तरह का होना चाहिए? महंगाई पीक पर है, गैस सिलेंडर है, खाने पीने की चीजें हैं। इस समय देखिए आप सब्जियां और हर चीज बहुत महंगी है। दालें, कल परसों ही मैं दाल लेने गई थी, अरहर की दाल 170-75 रुपए किलो हो गई है। तो सरकार को चाहिए कि इन चीजों को कंट्रोल करे। हमें जो चीज आयात करनी है उसको आयात कर सकते हैं, इतना बजट होता है हमारे पास, तो कम से कम एक गृहिणियों को जो कि पूरा घर संभालती हैं, और हम तो जॉब भी किया हमने और घर भी संभालते हैं, तो ये चाहिए कि कम से कम कुछ तो महंगाई को नीचे लाया जाए। गैस सिलेंडर है और भी बहुत सारी सुविधाएं जो घर में दे सकते हैं महिलाओं के लिए। मेन चीज ये है कि किचन उनका थोड़ा सा अच्छा हो जाए, जिससे कि वो अच्छा खाना दे सके अपने बच्चों को, अपने घर वालों को। स्वास्थ्य उनका नेचुरली अच्छा रहेगा, यदि बजट सही होगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। बजट राजस्थान का पेश होने वाला है, युवाओं के लिए रोजगार की क्या आप उम्मीद करते हैं? युवाओं को रोजगार, जैसे पढ़ाई तो करवा देते हैं, एमए कर लिया, एमबीए कर लिया, ये कर लिया, लेकिन उनको नौकरियां मिलती नहीं है। मारे फिरते हैं थोड़े दिन छोटी मोटी नौकरी के लिए। पियोन को देखते हैं जो एमए एमबीए या बड़ी डिग्रियां लेकर वो घूमता है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिलती। एक वो पियोन के लिए तैयार हो जाता है कि मैं पियोन की नौकरी करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे वही दीजिए। तो उस जो डिग्रियां हैं उनके अनुसार उनको नौकरियां बढ़ानी चाहिए और नौकरियां मिलनी चाहिए। केवल ये अखबारों में आता है इतने परसेंट मिली, वो एक्चुअल में मिलती नहीं है, तो उसके लिए पूरा प्रयास होना चाहिए। बेरोजगार बहुत हैं, महिलाएं और पुरुष दोनों काम करते हुए भी पूर्ति वो नहीं कर पाते हैं और बड़ी परेशानी में उनका जीवन निकलता है। तो उनके लिए, युवाओं के लिए रोजगार की पूरी व्यवस्था की जाए और कम से कम उनको इतनी सैलरी दी जाए कि वो उनका घर खर्च चला सके। जैसे अपन देखते हैं कि पहले जो दालें अपन लाते थे, आज जो लाते हैं दुगुना तिगुना चौगुना भाव बढ़ गया। जो मैं देखती हूँ कि आए दिन जो परिवर्तन, आज घी 400 में लाया, एक महीने बाद 450 में मिलेगा, 500 में मिलेगा, 600 में मिलेगा। इससे घर की कई चीजें हैं जिसका उनका बजट गड़बड़ा जाता है। तनख्वाह तो वही रहती है, रोज तो नहीं बढ़ती है, तो वो बजट उनका बना रहे। तो अगर महंगाई बढ़ती है तो उनकी सैलरी भी उसके साथ बढ़नी चाहिए। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? डॉक्टर पूजा जैन। बात करें ये बजट जो आने वाला है इस बार, क्या उम्मीदें हैं आपको? being a person from a medical fraternity, मैं ये चाहती हूँ कि जो मेडिसिन मिलती है पेशेंट्स को, उन पे भी टैक्सेस होते हैं 5%, 12% एंड 18% GST। अब बीइंग अ मिडिल क्लास पर्सन, अगर मेडिसिन पे भी आप टैक्सेस लगाएंगे तो फिर मतलब वो कॉमन मैन कहाँ से इतना पैसा अरेंज कर पाएगा व्हेन द पर्सन इज ऑलरेडी सिक। उसका वो सब ध्यान रखना, और दवाइयों पे टैक्सेस की वजह से दवाइयाँ इतनी एक्सपेंसिव हो जाती है, तो दवाइयों पे टैक्सेस की रिबेट मिलनी चाहिए, ताकि दवाइयाँ तो एटलीस्ट जब कोई पर्सन ऑलरेडी बीमार है, परेशान है, तो हम उसको ये हेल्प तो कर सकते हैं कि दवाइयों पे एटलीस्ट बहुत कम प्राइस में हमें मेडिसिन अवेलेबल हो सके। सेकेंडली, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स मिलते हैं, जैसे एक बीपी मशीन हो गई, बीपी मेजरिंग मशीन, ग्लूकोमीटर, ये आजकल हर घर में बीपी और शुगर बहुत कॉमन है, मतलब एवरी सेकेंड थर्ड पर्सन को बीपी शुगर है। ये मेडिकल इक्विपमेंट्स में भी बहुत टैक्स लगता है, तो उसकी वजह से वो बहुत महंगे मिलते हैं। तो ये छोटी छोटी बेसिक डेली रूटीन में काम आने वाली मेडिकल इक्विपमेंट्स थोड़ी
टैक्स रिबेट की वजह से अगर सस्ती हो सकेगी तो कॉमन मैन को बहुत फायदा मिलेगा। मेरा नाम प्रियंका पथरिया है, मैं एक हाउस मेकर और बिजनेस वुमेन हूँ। तो इस बजट से बीइंग लाइक मुझे घर और अपना ऑफिस दोनों मैनेज करना होता है, तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द किचन कि जो हमारी बेसिक जो हमारी चीज़ है कि खाना जो हर बंदे ने खाना है, कम से कम उस पे जो हमारा जीएसटी है वो हटना चाहिए, क्योंकि वो एक हर बंदे की एक बेसिक नीड है, क्योंकि वो रोटी तो उसने खानी ही खानी है, उसके बिना उसका गुजारा नहीं है। तो उस पे जीएसटी हटे और उसकी बजाय जो जीएसटी है वो पेट्रोल पे लगना चाहिए, जिससे कि जो अलग अलग जगह राजस्थान में कुछ और प्राइस है और आपका ये अब उधर बाहर की तरफ निकलो तो मतलब चंडीगढ़ साइड मतलब पंजाब साइड हर जगह का अपना एक अलग जो रेट है वो एकदम स्टेबल हो, उस पे जीएसटी लगना चाहिए। वहां पे हम पैसा बचा भी सकते हैं और एक स्टेबल प्राइस हो, वो चीज़ है। और एक दूसरा, हम जो भी ये एजुकेशन में हम जो हमारी कन्या योजना दूसरी होती हैं उसके अंदर हम लोग गाड़ियां भी बांटते हैं बच्चों को, ठीक है। अब आपने गाड़ी तो दे दी, वो पेट्रोल कहाँ से डलवाएगी वो बच्ची, कहाँ से? वो बर्डन किस पे चला गया? उसके माँ बाप पे चला गया। आप उसकी बजाय उनको इलेक्ट्रिक गाड़ियां प्रोवाइड करो ना। क्या करना चाहेंगे, क्या मांग करना चाहेंगे आप? हम ये मांग करना चाहेंगे कि कॉलेजेस की फीस कम हो और हमें भी मौका मिले अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाई करने का, और पेपर्स लीक ना हो। हमारे एग्जाम देने से पहले हम मेहनत करते हैं, मेहनत सारी खराब हो जाती है, पेपर लीक हो जाते हैं, रिजल्ट लेट आता है और हम फुल मेहनत करते हैं, उसके बाद भी वैकेंसियाँ कम निकलती है, हमको मौका नहीं मिल पाता आगे बढ़ने का। तो वैकेंसी ज़्यादा निकले, हमको भी मौका मिले गवर्नमेंट जॉब पाने का। तो ये थे महिलाएं थी जो अपने अपने विचार व्यक्त कर रही थी कि सरकार से जो आने वाला बजट है उसमें किस तरह की उनके उम्मीदें हैं। कई लोगों से बातचीत करने पर शिक्षा, रोजगार समेत कहीं जो है मुद्दे हैं, उन पे वो चाहते हैं कि सरकार जो है इस बजट में उनको राहत दें। प्रदेश के इस बजट में चित्तौड़गढ़ को भी काफ़ी कुछ मिलने की उम्मीद है। अब देखना ये होगा कि इस बजट में चित्तौड़गढ़ को क्या क्या जो है राहत मिलती है और क्या नई सुविधाएं मिलती हैं। सलमान, एनडीटीवी, चित्तौड़गढ़।